फिर स्टार्टिंग मेरा जॉब एक झाड़ू पोछा में जो है ना, एक ऑफिस में मैंने पकड़ा। पैसे ख़त्म हो गए थे तो फिर करना पड़ गया था कि मेरे को कुछ भी चाहिए वही पैसे के लिए। तो मैंने एक ऑफिस में एज ए प्यून का काम जी। डस्टिंग मशीन का किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको मिलवाएंगे प्रेम शर्मा जी से और जानेंगे उनके जीवन के अनुभवों के बारे में, जो हमें भी बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं प्रेम शर्मा जी से। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और नमस्कार जी, थैंक यू, आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट किया। जी, प्रेम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में। हर किसी के जीवन की कुछ अलग कहानी होती है, घटनाएं होती हैं, संघर्ष होता है और आज आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, युवा इंफ्रा, जहाँ जो आपने बनाया है उस तक पहुँचेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेम जी का जन्म कहाँ हुआ, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, उसके बारे में बताइए। मैं वैसे मैं बिहार में गया एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बेलागंज से। और मेरा वहीं पे जन्म हुआ है। और मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ आज भी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा पापा अब नहीं रहे हैं लॉकडाउन में। बट पापा छोटा सा अपना लेप मशीन का दुकान था। अच्छा। ठीक है। और माता जी? माता ही हाउस वाइफ है। ठीक है। अपना एग्रीकल्चर किसान फैमिली से बिलोंग किए हैं। वहाँ पे गाँव में खेती का भी था। उसके बाद फिर हमें स्कूलिंग जो है वो हमने गया से ही किया है। फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई हमने धनबाद से, और अपना गया में भी और धनबाद में भी, दोनों जगह अपना डिस्टेंस है। धनबाद में भी कुछ दिन रहकर पढ़ाई किया, फिर उसके बाद मैंने पटना में पढ़ाई किया। जब मैं 12th में था, तभी उसी टाइम मैं थोड़ा सा घर की तकनीकी उसमें मेरे को मजबूरन ट्वेल्थ से ही मेरे को जॉब करना पड़ गया। तो मैंने पटना में ही पटना में मेरी सिस्टर रहती, तो सिस्टर के पास कंकड़बाग में, वहाँ पे सिस्टर के पास रह करके मैं वहाँ पे कंप्यूटर क्लास किया मैंने 94 में, 95 में किया था। 95 96 में कंप्यूटर क्लासेस किया था, सॉरी। आपने 12th फिर 94 में कंप्लीट नहीं, 96 में किया। और 96 में, सॉरी, 12th के साथ ही कर रहे थे। 12th के उसी ईयर में मैंने ज्वाइन कर लिया कंप्यूटर। जब कंप्यूटर क्लासेस का देखा तो उस टाइम तो कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा क्रेज़ था उस टाइम। दे रहे हैं। हाँ, पैसे का हम इंक्वायरी करके गए थे पटना में सिस्टर के पास से, गाँव से। बट उसने पैसा इतना बताया था जो अपने बजट में नहीं था, सच में बजट में नहीं था। फिर मैं गाँव गया पापा के साथ। पापा का वहीं पे दुकान था, एक छोटा सा दुकान था लेट मशीन का। फिर उसके बाद पापा को बोला, पापा के पास बजट नहीं था, वो मना भी नहीं किए और हाँ भी नहीं भरे। नहीं हुआ तो मैंने ना, लेकिन तब मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि एक बाप के पास अगर कुछ नहीं होता तो उनको क्या बिकता है। लेकिन एक एज ए बचपना मैं एक बच्चे की तरह से जिद में अड़ गया कि नहीं, मेरे को कंप्यूटर कोर्स करना है, मुझे नहीं पता कहाँ से करवाओगे, कैसे करवाओगे। मजबूरन पापा ने एक खेत को गिरवी रख करके और मेरे को कंप्यूटर क्लास करवाया। गिरवी रख के फिर कंप्यूटर क्लास करवाया है? मैं 3 दिन भूख हड़ताल कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया मुझे था। कंप्यूटर क्लास करना है। करना है बस, मैं वो लेकर के आया था और काउंसलिंग लेकर के आया था। और वो देखा था कि आने वाला टाइम है कंप्यूटर का। तब उस टाइम तो 95 में इंडिया में ही इंट्रोड्यूस हुआ था शायद कंप्यूटर का। और पापा यही आया था। हाँ, और 96 में मैं 12th के साथ ही रिजल्ट आने के बाद, मतलब मई जून के बाद ही हम गए थे वहाँ पे सिस्टर के पास, और वहाँ पे कंप्यूटर का इंक्वायरी किया। किसी ने बताया था कि कंप्यूटर कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। मेरी सोच थी कि बहुत ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कर लिया, ये कर लिया और फिर नौकरी के लिए। मेरे फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे थे कि ग्रेजुएशन करके भी कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, लॉन्ग गए तो मेरे को ऐसा था कि कोई ऐसा चीज़ करें कि जिससे कि साथ के साथ ना कुछ अर्निंग का स्रोत बन जाए। तो काउंसलिंग किया और किसने बताया था, तो काउंसलिंग करने के बाद फिर वही पापा को वो किया भूख हड़ताल पे 3 दिन, सच में 3 दिन नहीं खाना पीना छोड़ दिया था। पापा को मजबूर हो करके उन्होंने खेत को वो करके ये करके और फिर उसको जिसको बोलते हैं पट्टा पे छोड़ना, उसे लेकर के 10,000 रुपया वहाँ से लिए थे उन दिनों।
और फिर 10,000 जमा करके फिर मेरे को उस समय 10,000 की बहुत वैल्यू थी 10,000 वो 1 लाख रुपए के बराबर है। ज़्यादा अजीब। मैं बोलता हूँ कि अगर उस टाइम का 10,000 आज 10 लाख से कम के उसमें नहीं है बताइए। जो मैंने मसला और आपने वो, आपके पिता ने वो रिस्क लिया पर लगाए वैसे ही। किया। लेकिन एक के अंदर का वो था कि चलो पापा ने ये किया, ये मेरे को एहसास तो हो गया था कि पापा ने कहाँ से पैसे किए हैं ऐसे करके। बट उस चीज़ का कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि ये करके मैं कहीं ना कहीं रिटर्न करूँगा इसको, मतलब मन लगा करके करेंगे। और मैंने वही एक जी जान लगा करके अपना मन लगा कर उस कोर्स को किया। और वहीं पे उन दिनों 1 साल का कोर्स था, तो मतलब 97 के आसपास से मैंने ना वो कोर्स कंप्लीट कर लिया था। 1 साल का कोर्स था। और फिर उन्हीं दिनों चला था आपका इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन का कार्ड बनाने के लिए, इलेक्शन के लिए स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम। जो पटना के बिस्कुवान टावर में सबसे बड़ा उसका वो लगा था, और एंट्री डाटा एंट्री का था, वो भी कंप्यूटर पे। मैं इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मैं उस ग्रुप में, उस पूरे ऑफिस में सबसे छोटा बच्चा था। मतलब उस टाइम मेरा एज भी वही करीब 14 16 17 17 साल के आसपास होना चाहिए, 17 साल के। और मैंने 1,500 रुपया उस टाइम ज्वाइन किया, और जो भी 1,500 भी मिल रहे थे उस टाइम, तो मैंने बहुत बड़ा खुश होकर के और सबको घर पे पटना से लेकर के गाँव तक का मिठाई मैंने जो भी जो बना था वो खिलाता, खुशी की बात है। ठीक है हाँ। और तो आपने वो मेरा मैंने नहीं है। रिटर्न किया आपने, वो खेत छुड़वाया? नहीं, खेत हाँ वो तो उसके बाद तो फिर मैंने खेत को वो करवाया, पापा को दिया करता है। लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाया था उस टाइम, तो थोड़ा। उसके बाद उन्हीं दिनों एक शादी फंक्शन में, फैमिली के दीदी के सिस्टर के शादी फंक्शन में, कंकड़बाग में एक शादी फंक्शन में किसी से मुलाकात हुई जो कि वो दिल्ली की लड़की थी। ठीक है। और उससे एज अ फ्रेंडशिप मतलब ये था कि चलो ठीक है दिल्ली है तो दिल्ली में आएंगे मिलने के लिए, और मैं उसके चक्कर में दिल्ली आया था। तो ये प्रेम कहानी थी आपकी, हाँ जिस वजह से आप दिल्ली में हाँ, दिल्ली आने के पीछे उसके क्या नहीं? कि उसको मिलना मिलना ठीक है। दोस्तों के साथ वैसे ही आगे था 2-3 दिन के लिए, लेकिन मिली तो नहीं वो लाइफ में। लेकिन फिर उसके बाद मैंने ना यहाँ पे आया भी तो पैसे, थोड़े से पैसे लेके आया था उन लोग, और पैसे हो गए धीरे धीरे ख़त्म। फिर मैंने करना था, रहना था, तो मैंने ना फिर स्टार्टिंग मेरा जॉब एक झाड़ू पोछा में जो है ना एक ऑफिस में मैंने पकड़ा। लेकिन वैसे भी पढ़ाई लिखाई करके कंप्यूटर नहीं मिला था, के नहीं मिला था। आपने झाड़ू पोछे तक का जो काम पैसे किया। खत्म हो गए थे तो, और एक पैसे खत्म हो गए थे तो फिर करना पड़ गया था कि मेरे को कुछ भी चाहिए वही पैसे लीजिए। तो मैंने एक ऑफिस में एज ए प्यून का काम, ठीक है। डस्टिंग मशीन का किया। लेकिन उसने भी 2-3 दिन बाद निकाल दिया। वो निकालने के पीछे मुझे नहीं ले आता, वो भाई मासूम चेहरा और तुम नहीं कर पाओगे भाई ये वो चीज़ें, वो शायद इस वजह से निकाल दिया। फिर एक जगह और भी उत्तम नगर में एक पाली फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, वो फैक्ट्री में मैं गया इंटरव्यू के लिए। और वहाँ पे खाली तो नहीं था, पता था कि ये कंप्यूटर सीखा हुआ है, लेकिन जगह नहीं था। तो मैंने बोला कुछ भी चाहिए मेरे को। तो मेरे को डब्बा ढोने में उन्हीं की भतीजी एक सिमरन कौर करके थी, उसको पता नहीं क्या दिखा, तो बोले ठीक है तुम्हें एंट्री में रख लेते हैं। और उस लड़की ने मेरे को वहाँ पे उसके अंदर में डब्बा पे एंट्री करना और डब्बा ढोना, ऊपर से नीचे लाना, ज़्यादा भारी नहीं, एक्सपोर्ट कंपनी के जो डब्बे थे वो के एंट्री करना और बेचना था एज अ कलर का। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि 1 हफ्ता 10 दिन बाद ही प्लानिंग में, जहाँ जीएम का उनके मामा जी के साहनी करके थे नाम, पाली के नरेंद्र पाल सिंह पाली जी के मामा जी थे, उन वो थे जीएम वहाँ पे। और उनके पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटर में प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक जगह खाली हो गया कि उसे छोड़ के चला गया। मेरे को ऊपर से नीचे उसने रखवा दी। ठीक है। और मैं वहाँ से कंप्यूटर का स्टार्ट किया, सैलरी भी बढ़ा दिया। और फिर सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन की बात है, 1 हफ्ता 10 दिन में किस्मत पलटी। हाँ। और वहाँ पे किस्मत बदली गया, मतलब वहाँ पे जो था कि ये कंप्यूटर का सीखा हुआ था, कंप्यूटर में टाइप करना, वर्ड। सबसे बड़ी बात की जिस चीज के लिए आपके पिता ने भी अपनी खेत बेची, आपने पढ़ाई की, आप मेहनत की, वही आपको काम मिला, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जैसा चलता है वो। और इस बात को आपको फील नहीं कराता कि नहीं यार मैंने कंप्यूटर सीखा तो सही बट यूटिलाइज नहीं किया। इस चीज का एक अंदर से जो रिग्रेट रहता वो। फिर वहाँ से मैं अपने आप को स्टार्ट किया। और
तब भी स्टार्टिंग के दौर ये एक पता था। एक दिन की ऐसी भी बात थी कि मेरे पास जब स्टार्टिंग में तुरंत तो पैसे देते नहीं वो, सच में पैसा ऐसा ख़त्म था कि मेरे को किसी से मांगने का भी वो नहीं रहा। और तब मैं रहता था जहांगीरपुरी में, जहांगीरपुर से आता था उत्तम नगर, ठीक है। पैसा नहीं था तो एक बार पैदल मैं यहाँ से जहांगीरपुरी गया रात को, कंटिन्यू 2 घंटा 3 घंटा पैदल जा के पूछ पूछ के, तो दोस्त ने कुछ था भी नहीं। वो ये जर्नी भी किया, वो याद है अपने पास की। ये पैसे नहीं होने की वजह से मैं पैदल वहाँ पे भी किया था, उत्तम नगर से जहांगीरपुरी गया। जहांगीरपुरी, हाँ इतना लंबा ट्रैवल, और वो भी पैदल। पैदल। कितने समय में पहुंच गए थे? पता नहीं 2-3 घंटे तो 3 घंटे लगे और यार मेरे को ध्यान हैदराबाद। नहीं। हाँ, लेकिन वो एक इसलिए याद है कि वो दिन थे वो मैंने देखे थे। रिव्यू के थे। अच्छा, उसके बाद फिर कहाँ? उसके बाद किस में धीरे धीरे पे- धीरे धीरे वो इंटरव्यू, फिर वहाँ पे करीब साल 1.5 साल दो रहा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे फिर अपने आप को, हाँ वहाँ पे एक चीज़ और होगा कि जो चीज़ था मेरा वो साथ में जो बैठा था ना वो हम प्रोग्रामर था, मैं एक नॉर्मल ऑपरेटर था, वो हमारे साथ में प्रोग्रामर जो कोडिंग वगैरह करते हैं। मैं उसे देखता था कि यार ये प्रोग्रामिंग कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे को ये असर होता है। मैं उसको सर करके चाय पानी वो करके उससे सीखा, और वहीं पे सीख करके मैंने उससे प्रोग्रामिंग एक सीखा। प्रोग्रामिंग उन्हीं से सीखा? उन्हीं से कहीं सीखा मैंने। पैसा नहीं दिया? नहीं क्लास पैसा नहीं किया था, ठीक है, क्लास नहीं किया था उन्हें से, और उन्होंने हेल्प किया था जो हमारे सीनियर थे। फिर वहाँ से मैं हट के इंटरव्यू दिया, पाली फैक्ट्री से हट के इंटरव्यू दिया एज अ प्रोग्रामर। तब मैं ऑपरेटर लगा था, एज अ प्रोग्रामर दिया। और एक जगह लगा हमारे को एज अ प्रोग्रामर जीके में, क्रिएटर कैलाश में, अच्छी वो भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड थे। बट वहाँ पे इंटरव्यू दिया और करीब 200 लड़कों में से 3 का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से मैं एक था प्रोग्रामिंग में। भाई 200 में से 3 लोगों का अप्रॉक्स 2 तो कोई। हाँ, यहाँ से इंटरव्यू दिया और करीब अप्रोक्स 200 कैंडिडेट में से 3 का सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। और वहाँ पे मैं ज्वाइन किया था, यहाँ से छोड़ के फिर मैंने वहाँ पे, हालांकि यहाँ के जो PF ESI जो करता था वो दिया नहीं, फिर बाद में हमने फिर गए भी नहीं वो करने के लिए, और गए वहाँ जब ज्वाइन किया। तो वहाँ तक जब ज्वाइन किया, कहाँ पे हमें यहाँ मिलता था 1500 के आसपास या 1800 का सैलरी मिलता था। वहाँ पे मैंने 7000 में ज्वाइन किया था, एक नॉर्मल ऑपरेटर से प्रोग्रामिंग में 7000 पे। ये कब की बात है, कौन से सन? ये अप्रोक्स 97 98 99 के आसपास का होना चाहिए। अच्छा है। ना। तो उस समय 7000 तो बहुत हुआ पड़ता था। अच्छा होता। हाँ, प्रोग्रामर लगा था, एज ए प्रोग्रामर लगा था वहाँ पे। बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये छोड़ के गया था, तो मेरे अंदर ना एक थोड़ा सा प्राउडनेस आ गया था, ठीक है। मैं बोला चल यार 200 में से अगर चला तो अब तो कहीं भी इंटरव्यू देंगे और हो जाएगा। हो जाएगा, ये एक अंदर प्राउड आ गया था अंदर। और हुआ उसका उल्टा कि थोड़े टाइम बाद किसी वजह से मेरे को अंदर जहाँ पे इंटरव्यू किया वहाँ पे रिजाइन मारा और दूसरी जगह गया, तो मेरे को करीब महीना 2 महीना तक जॉब मिला ही नहीं जो छोड़ के। वो अपने आप में रियलाइज हुआ था मेरे को कि मैं कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। अच्छा रे होता। हाँ, फिर उसके बाद एक किसी के रेफरेंस से एक्सपोर्ट सॉरी नहीं कार वाले कंपनी में, कार का जो परचेज करता है ना, DSA होते हैं, हाँ उनके पास मैंने जॉब किया बाली नगर में, बाली नगर अपना राजौरी गार्डन। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ भी फिर उस तरफ कई कंपनी मैंने चेंज किए। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव में ओरिएंट क्राफ्ट एक बड़ी कंपनी है गारमेंट की, उसमें मैंने ज्वाइन किया। वहाँ एज ए मैंने प्रोग्रामिंग के लेवल पे ही मैंने ज्वाइन किया। इसी करीब पे 8 दिल्ली में उस समय आप कहाँ रह रहे थे? जाई कई जगह मैंने जहांगीरपुर से हट के जब इधर हो गया था जॉब तो मैं उत्तम नगर रहने लग गया फिर, ठीक है। लेकिन जहांगीरपुरी जो आया था मैं, तो वो तो कई लड़कों के साथ वैसे ग्रुप में आ गया था 7-8।
लेकिन मेरी शुरू से ही रहा कि मैं ज़्यादा लोगों के साथ जैसे और भी रहते हैं ना, कि एक ही रूम में 10 लोग 5 लोग ऐसे रहते हैं, मेरा शुरू से नहीं था। जब यहाँ पे लगा था उत्तम नगर का, मैं सेपरेट रूम लेकर के अकेला रहता था। हाँ, मैं किसी के साथ वो होता और अपना नहीं थोड़ा बचता नहीं हो अफोर्ड हो, पॉकेट भी तो अफोर्ड होना जी। तभी लिया था, अदरवाइज तो मतलब ही नहीं होता। फिर उसके बाद मैं गुड़गांव में जब नौकरी किया तो सागरपुर में रहने लग गया। सागरपुर से फिर मैंने चेंज किया तो महिपालपुर में भी रहा हूँ मैं, रंगपुरी में। और महिपालपुर में रहते हुए जॉब करता ही था, जॉब ही कर रहा था ओरिएंट क्राफ्ट में। फिर ओरिएंट क्राफ्ट से भी काफ़ी दिन तक ओरिएंट क्राफ्ट में मैंने काम किया। उसके बाद वहाँ से जॉब एक छूटा तो पहले मोरलामा एक्सपोर्टेशन सेक्टर 1 में है, वहाँ भी मैंने जॉब किया है। ठीक है। उसके बाद महिपालपुर में मैं रह रहा था, रेजिडेंस था। एक टाइम की बात है जो मेरे खास लाइफ में दो चेंजेज आया है कि शादी के बाद मेरी बेटी एक 1.5 साल की थी, तब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे जो वक्त था। और वो काफ़ी बीमार हो गई थी। मैंने यहाँ पे 3 डॉक्टर चेंज किया था, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था कन्वेंस, लेकिन फिर भी उसको रात बिरात लेकर के डॉक्टर के पास गया था सफदरजंग में, वहाँ से भी नहीं ठीक हुए। तो जो मकान मालकिन की वो एक के कोई झाड़ा लगाते हैं ना, उनके पास ले गई थी। और मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर वो जब लगाई और एक बार झाड़ा लगा तो उसके बाद वो ठीक हुई, तो मेरे को कहीं ना कहीं बिलीव हुआ कि नहीं यार कुछ तो है इन चीज़ों में। झाड़ लगाई तो फिर वाइफ मेरे को एक बार दोबारा फिर ले गई, थोड़े टाइम बाद, महीना 1.5 महीने बाद उनके पास, उनके बड़े गुरु जी के पास से। फिर वहाँ उन्होंने बोला कि मंगलवार का व्रत करो नॉर्मल अपना सनातन धर्म से। फिर मैंने मंगलवार का व्रत थे, तब से लेकर के आज तक मैं कंटिन्यू मंगलवार का व्रत रख, मेरे को अच्छा लगा तब से एक धीरे आपने बिलीव बना लिया कि आप इस चीज में आपको तरक्की मिल रही है, आपको मंगलवार का फास्ट रखने के बाद मेरे को फायदा हो गया। फायदा हुआ। तो आपने फिर उस समय जॉब ही किया या फिर नहीं, जॉब करीब उसके बाद भी 1.5 साल तक मैंने जॉब किया है, जो मंगलवार किया। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार एक अपना किसी से प्रेरणा मिली थी कि एक ये आदमी कर सकता है एजुकेशन में, लाइक वे डिस्टेंस एजुकेशन में। तो मेरा एक पार्टनर हो जाता था रंजीत चौधरी, उसने उसके साथ मैंने मिल करके एक एजुकेशन सेंटर खोला, जो कि सबसे पहले मैंने उत्तम सागरपुर में ही खोला अंदर में। बट कॉन्फिडेंस ऐसा था कि पैसे ना हो, पैसे कम, एक इंस्टीट्यूट खोलने में टाइम लगता है, पैसा चाहिए होता है। तो मेरे पास कार्ड कुछ बना हुआ था, एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड बन गया था ऑफिस में काम करते हुए। मैंने उस कार्ड को एक स्वेप किया 2 लाख रुपया। और मैंने बोला कि अगर 2 लाख रुपया अगर इसमें मैं लगाता हूँ, 1.5 या 2 लाख रुपया था उस टाइम। ये है बात 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उस टाइम लगाया और ये सोच के लगाया कि अगर चल गया तो पैसे वापस कर देंगे बैंक को, नहीं चला तो सरेंडर कर देंगे कि भाई नहीं हो पाया, नहीं दिया पैसा। ये सोच करके हमने किया था, स्वे करके कार्ड में गेम खेल लिया। हुआ ऐसा भी कि 1 साल मैंने 2009 से 2010 तक चलाया, वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाया। और उस टाइम ऐसा था कि 2 पार्टनर उसमें किए थे, एक और मेरे साथ ही वहीं पे था, उसने भी। तो हमने दोनों पार्टनर लोड नहीं लिए, बल्कि एक ऑफिस में काम करता रहता था, हमने बाद में रिजाइन मारा। और फिर ये सोचे लिया नहीं, स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि वहाँ भी कर रहे थे और यहाँ भी कर रहे थे, मैं पालपुर में रहता था। तो उस टाइम बाइक मैंने ले लिया था, 2009 की बात है, बाइक आ गया था मेरे पास। तो आना जाना आधा घंटा का टाइम था, सुबह आ जाते थे जल्दी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, अपना झाड़ू पोछा खुद ही किया। और फिर 1 घंटा टाइम दे करके फिर एक लड़का स्टाफ रखा था जिसको हम 3,000 या 5,000 सैलरी दे रहे थे, गाँव से आया था वो। ठीक है। क्योंकि हम बेर नहीं कर सकते थे, वहाँ से लेते थे सैलरी, इधर लगाते थे। ठीक है। ये करके इंस्टीट्यूट में करीब 6 महीना ऐसे चलाए। जब लेकर कि थोड़ा सा ठीक हुआ, कुछ कुछ एडमिशन होने लगे, तो मैंने अपने आप को रिजाइन दिया। दूसरा पार्टनर को मैंने फिर भी नहीं देने दिया, कि मैं बोला कि एक पे लोड हो कम से कम, कि वो सैलरी कम से इधर से नहीं है अपना, ये उधर रिजाइन दिया और इधर मैंने किया। फिर वहाँ से ठीक हुआ, सोचा कि करते हैं डोर टू डोर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला था उस टाइम।
ठीक है। आपको ये भरोसा था कि जो कंप्यूटर कोर्स आपने किया है आप उसी में से अर्निंग अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन तब ये नहीं पता कि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, कंप्यूटर में कोई वो प्रॉपर रहा नहीं है। हालांकि उसमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में किया, कोशिश किया, करीब 1 डेढ़ साल, 2009 में स्टार्ट किया था, 10 तक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बार कॉन्फिडेंस लूज भी हुआ था कि यार ये अपने बस की बात नहीं है बिजनेस, चलो वापस नौकरी की तरफ। ठीक है। तभी कुछ न कुछ एक कहते हैं कि चमत्कार वाली बात है कि हमने अंदर से था, टेंट वाला स्कूल के पास था, अंदर था। और वहाँ पे हमने रिस्क किया कि वहाँ पे 6,000 रुपये किराया दे रहे थे इंस्टीट्यूट का तब। हम सोचे एक बार और रिस्क थोड़ा सा उठाते हैं, और वहाँ से अंदर से बाहर आए, सालेमपुर बस स्टैंड के पास काली माता मंदिर के पास है एक ऑफिस लिया। उसका किराया था 11,000, कहाँ 6,000 और कहाँ 11,000। दुगना ही हो गया एकदम। हो रहा है, लेकिन रिस्क लिया वहाँ पे। और वो भी उस समय पे 11,000 बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो हमने बोला चलो देखते हैं, और उस टाइम ही हमने दोनों मिल करके, जो दोनों पार्टनर थे, उस टाइम हमने एक स्टाफ को रखा जो डिस्टेंस एजुकेशन में आ गए थे, कंप्यूटर छोड़ करके। कंप्यूटर का भी चलता था थोड़ा बहुत, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में काम करते थे, एज ए सेंटर काम किया। तो उसके बाद थे भी कैसे पता चलता, एक स्टाफ को, कोई एक्सपीरियंस स्टाफ को हमने रखा, जिसकी सैलरी मैंने उस टाइम 25,000 रुपया रखा। तब मेरी सैलरी नहीं थी 25,000, लेकिन एक स्टाफ रखा। आप 25,000 का रखा आपने। वहाँ पे रख रिस्क लिए थे। ठीक है। तगड़ा रिस्क है ये, हाँ। कि जितना हम कमा नहीं रहे उससे में से हमने और उस स्टाफ ने, वहाँ से एक हमारा यू टर्न स्टार्ट हुआ, जो कि हम सोच रहे थे मोड चेंज करने को कि माइंड अप करके बाकी स्नोबली की तरफ जाते हैं, लेकिन एक क्लिक और करने की कोशिश की और वहाँ से चेंज हुआ। उस स्टाफ ने मेरे को करीब करीब सबने वो करके धीरे धीरे एडमिशन का एक बढ़ा उसमें। और वो इतना अच्छा रहा कि एक इंस्टीट्यूट से धीरे धीरे, पहले हमने एक इंस्टीट्यूट से बढ़ाया उसको, फिर दोनों पार्टनर हमने नौकरी छोड़ दी और फिर अपना खुद का करने लग गया। और एक इंस्टीट्यूट से फिर उसके बाद सबसे पहले हमने खोला फरीदाबाद एक ब्रांच। ठीक है। उसके बाद फिर खोला हमने कापासेड़ा, उसके बाद खोला उत्तम नगर। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट खोलने में कम से कम 3-1 लाख रुपया लगता था तब। आराम से। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे करते रहे, और ये बहुत तेजी से, बहुत तेजी का मतलब 5 महीना, 6 महीना, 8 महीने के अंदर अंदर ये चल रहा था। ब्रांचेस खुलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। हाँ, विकासपुरी में खोला, लक्ष्मी नगर में खोला, पश्चिम बिहार में खोला। ठीक है। लेकिन ये तो खुल रहे थे, लेकिन हमें फिर भी एक बिजनेस करने का तौर तरीका नहीं पता था, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं था ऐसा। ठीक है। कहीं ना कहीं जितने भी हमने ब्रांच खोले, हमने कैसे बोर्ड पे खोले कि ठीक है जी, दिल्ली डिग्री कॉलेज के नाम से हमने खोला था एक इंस्टीट्यूट। ठीक है। और वो कि दिल्ली डिग्री कॉलेज में 2 पार्टनर है, एक प्रेम और एक रंजीत, और दूसरा जो किसी कोई खेलने उसको पार्टनर बना दे रहे थे वहाँ पे। मतलब 50% का ये पार्टनर हो गया दिल्ली डिग्री कॉलेज, और 50% का वो हो गया सामने वाला। तो इस तरह पैसा नहीं लगाता था, पैसा हम लगाते थे, लेकिन बाद में हिसाब करते थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं कई इंस्टीट्यूट करने के बाद भी कहीं ना कहीं सबसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं धोखा मिला। ये धोखा ये भी हो सकता है कि हमें तरीका नहीं पता था। ठीक है। जी, आप सीखते हैं। हाँ, हमने बीच बीच में कई बार, अब 2-3 साल 4 साल के बाद बाइंड अप करना पड़ गया, 4 साल के अंदर अंदर सबको एक सिर्फ रखे हमने। लास्ट में कापासेड़ा और फरीदाबाद रखा था। ठीक है। उसी दौरान जो कुछ पैसे आए तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी फिर हमने खरीदने लगे। जो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी सागरपुर में खरीदे, 8 लाख के आसपास का खरीदा था मैंने। फिर उसको 2 महीने में बेच दिया 10 लाख में। फिर वहाँ से बेच करके मैंने फरीदाबाद में एक प्रॉपर्टी खरीदी 11-11.5 लाख। हाँ। फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी में फिर हमने गुड़गांव में भी एक प्रॉपर्टी खरीदे, पटना में। कई सारे ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद हमने मदुरई कामराज का भी सेंटर लिया साथ में। लेकिन कहीं ना कहीं फिर पार्टनर में हमारा 2016-17 से थोड़ा कुछ ट्यूनिंग खराब होने लग गया पार्टनर में। कारण क्या था? कारण, कई कारण ढूंढते हैं, मैं उसको नहीं करना चाहता। ठीक है।
तो कुछ कमी हमारे में भी नहीं होगी, कुछ उसमें भी कमी नहीं होगी। क्योंकि एक समय से आप लोग करते आ रहे हो सदिल से वही। ये कई सारे लोगों का ये एग्जाम्पल भी था कि भाई काफ़ी लंबा पार्टनरशिप चल गया, काफ़ी लंबा पार्टनरशिप चल गया, ठीक है, बट कोई वजह से फिर हमारा पार्टनरशिप करीब करीब 2017 के आसपास से हम डिसकंटिन्यू हो गए, मतलब अलग अलग काम करने लगे। वो फरीदाबाद ब्रांच रख लिया, मैंने एक सादापुर का ब्रांच रख लिया। जब विशाखापुर मेन और हेड ऑफिस एक तरह से यही था, यहीं से हम उठे थे, तो वो उधर रहने लग गया था, हम इधर रहने लग गए थे, ब्रेक हो गया, ये है। और उसके साथ साथ फिर मैंने 2024 में मैंने एजुकेशन के साथ साथ हाँ ब्रेक हुआ जैसे पार्टनर में, तो हमने एक युवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से हमने रखा। उसने दिल्ली डीवी कॉलेज वो रख लिया था, बाद में उसने भी नाम चेंज कर लिया था, ठीक है। और फिर मैंने 2024 में एजुकेशन के साथ साथ मैं रियल एस्टेट में आया हूँ, सितंबर अक्टूबर 2024 में। और मैं आज की डेट में अपने आप को करीब 80% मैंने रियल एस्टेट में टाइम देते हैं और 20% एजुकेशन एजुकेशन में टाइम कम देने का कारण क्या है? थोड़ा मार्केट का जो रहा, डिस्टेंस एजुकेशन में जिस तरह से चलता था, वो थोड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी की चेंज होने की वजह से थोड़ा मार्केट। एनईपी की बात कर रहे हो? एनईपी की बात कर रहे हो? एनईपी क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, जो नई पॉलिसी आई है अभी। में भी और कई सारे डिस्टेंस में रहा कि बाहर के डिस्टेंस में चेंज हुआ था कि अब बाहर की यूनिवर्सिटी में बाहर के बच्चे को नहीं दे सकते, ये भी वजह रहा। बाहर की यूनिवर्सिटी में बाहर के बच्चे जैसे मैं समझी नहीं। डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा था, कहीं की भी यूनिवर्सिटी ले लो, आप कहीं के भी बच्चे डाल लो, किसी भी स्टेट के। हाँ किसी भी स्टेट के। लेकिन बाद में जो पॉलिसी चेंज हुआ कि आप उस टेरिटरी को तो उसी टेरिटरी के बच्चे डाल सकते हो, बाहर के टेरिटरी के बच्चे नहीं डाल सकते। तो ये तो अभी भी पैसा ऐसा नहीं है कि आप तो जैसे आप दिल्ली में हैं, आप जरूरी नहीं है आप राजस्थान से पढ़ाई करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। ये तो है अभी भी। नहीं है, रेगुलर मोड में नहीं, डिस्टेंस में भी है, डिस्टेंस है। नहीं लेकिन चेंज हुआ। में ये है कि आपके पास अगर नहीं नहीं, डिस्टेंस में चेंज ये हुआ था, मैं बताता हूँ कि आप एजुकेशन जो एग्ज़ाम सेंटर है आप बाहर नहीं ले सकते। पहले था, पहले हम तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी में काम करते थे, एग्ज़ाम सेंटर हम यहाँ बनाते थे। हाँ, ये एक चीज। बाद में चेंज हुआ कि नहीं, आप एग्ज़ाम सेंटर उसी स्टेट में होगा, उस स्टेट का ही एग्जाम सेंटर जहाँ से आप कर रहे हैं, एग्जाम जो सेंटर आपका। बच्चे का जो portfolio कि नहीं जी हम एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ नहीं जा सकते, और ये वो, तो ये इसमें थोड़ा ये वजह का मेन ये वजह था। अच्छा, आपने क्योंकि एजुकेशन फील्ड को बहुत अच्छे से जिया है, सो अगर बात करें चेंजेस की उस समय और अभी के एजुकेशन ढर्रे का या स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो क्या चेंजेस आपको लगा है? स्ट्रक्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर। देखो तब बच्चे में था कि अपने पास एग्ज़ाम सेंटर होता था, खुल के ये बात देते, एग्ज़ाम सेंटर जब अपने पास होता था तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता था। आज की डेट में वो चीज़ें नहीं रही है, ठीक है। बच्चों को हर एक फ्लेक्सिबल चाहिए हर एक चीज़ के लिए, तो और फिर अपनी जगह होती है तो वहाँ ज़्यादा कंफर्ट होता है इंसान। अगर दिल्ली का है और दिल्ली में ही करना है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। फिर दिल्ली में ही, और दिल्ली में भी वो भी अपने जगह पे एग्ज़ाम सेंटर, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल तो सही है बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी कंफर्टेबल होता है। अच्छा, आपका सडन एजुकेशन से रियल स्टेट में आना, ये कैसे हुआ? किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आपको रियल स्टेट में जाना चाहिए? एजुकेशन एक मेरे ही नोन में जो मेरे बाद दिल्ली आया था, और उसको मैं आज देखता हूँ, रोहित सिंह नाम है, और वो आया था तो मैंने उसको अपने घर में मतलब एक जगह दिया था, और हमारे यहाँ से वो 2-4 महीने रह करके और फिर रियल स्टेट में ही रहा कंटिन्यू, और रियल स्टेट को जिया है, उसने टाइम दिया है प्रॉपर 10 एक साल से ज़्यादा दिया है, 10-12 साल हो गया उसको भी। आज की डेट में अगर मैं उससे और अपने को कंपेयर करता तो वो आज 2-2 मर्सिडीज गाड़ी में घूमता है, नौकर है, 2-3 CR के प्रॉपर्टी में रहता है। तो मेरे को लगा कि ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसमें पैसा है। तो मेरे को उससे प्रेरणा मिला कि ये रियल एस्टेट है, एक ठीक है, पैसा भी है।
तो मैं जो आसान उसको फॉलो कर। अब आपको समझ में आ गया रियल स्टेट पूरी तरीके से? नहीं, ये चीज़ें नहीं कह सकते कि रियल से पूरी तरह से समझ गए हैं। समझने के लिए तो देखो, पढ़ने लिखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है, समझने के लिए, सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी होती है। अब हर एक दिन कुछ ना कुछ एक नया सीखते हैं और कोशिश यही रहती है कि सीखें, ठीक है। बट हाँ, जो बेसिक हम जितना एक काउंसलिंग कर सकते हैं सामने वाले को बैठ के, जो काउंसलिंग करना होता है बेसिक चीज़ें, हाँ, करीब करीब क्या चीज़ें आपको रियल स्टेट के मामले में समझ में आई? क्योंकि देखिए एजुकेशन एक अलग चीज़ था, रियल स्टेट एक अलग चीज़ है। समझना, उसको एब्ज़ॉर्ब करना, उसको फिर आगे अपनी मिला जुला के अगर काम में कम शब्दों में बात करूँ, तो उसमें एक छोटे पैसे हैं, इसमें एक मोटा पैसा है अच्छा अर्निंग के लिए। अर्निंग के लिए। तो आप बेसिकली डील किस में करते हैं? रियल स्टेट में है तो डील रियल एस्टेट में मैं पहले देखा कि हाउसिंग और कॉमर्शियल कॉमर्शियल और जो रेजिडेंशियल होता है, उन दोनों में कोशिश किया, लेकिन उसके बाद मैं नोएडा में भी काम किया, ग्रेटर नोएडा में, बट नहीं हो पाया। देखा कि कॉमर्शियल कहीं ना कहीं जो मेरे को समझ आता है, दोनों की सही, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। कॉमर्शियल मुझे ज़्यादा समझ में आया, उसमें ठीक है। कमर्शियल किस तरीके से आप समझ पाए हैं? आप मत थोड़ा सा समझाएंगे, ब्रीफ करेंगे ताकि जो आपको समझ में आया शायद पूरे दर्शकों मेरा शुरू से रहा है कि मैं अपने से एक ऊंचे बड़े बड़े का मतलब पैसों से बड़े, और जो इस तरह से उनके साथ उठना बैठना मेरा रहा है, शुरू से मेरा माइंड मेकअप रहा है आखिर उनके साथ। पानी में भी इसीलिए तो मालिक की है। लेकिन रेजिडेंशियल में जो है वो नॉर्मल एक उनकी ज़रूरत है कि हाँ जी, मेरे को मकान लेना है, तो लिया, और उसमें लोन पे भी लिया, और लोन पे लिया, किसी के पास अपना पैसा वो भी लिए। लेकिन वो नॉर्मल जो कॉमर्शियल में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे टॉप लेवल के होते हैं। टॉप लेवल इन द सेंस के पैसे वाले होते हैं, जो अपने खा पी के जो बच जाता है उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो, ठीक है। तो वो मेरे को लगा कि रेजिडेंशियल से ज़्यादा अगर कॉमर्शियल में मैं जाता हूँ, तो कॉमर्शियल में जो डील करेंगे, तो वो क्लाइंटेज उस लेवल के होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल के, जो पैसे वाले होते हैं, मोटे पैसे वाले। तो मेरे को लगा कि मेरा वो भी था कि मैं लोगों के साथ उठना बैठना, एक लिंक बनाना वैसे लोगों के साथ। तो मेरे को लगा कि रेजिडेंशियल से कहीं ना कहीं कॉमर्शियल थी, इसलिए मैंने कॉमर्शियल चूज किया है। ये मेरा मोटो अपना है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है सबके लिए यही होगा, मेरा अपना मानना है। कि प्रॉफिट आपको वहाँ पे लगती। प्रॉफिट ज़्यादा है, और जो उस तरह के क्लाइंटेज से मेरा लिंक है, उतना बैठना अच्छा हो वैसे लोगों से। तो आप ये जो आपका ये रियल स्टेट का है, इसके लिए आप अपने आप को और ज़्यादा अवेयर और पढ़ाते हैं खुद के लिए अपने कहते हैं ना दिमाग को बढ़ाने के लिए हमें क्या किया जाए? मैं कई बार खाली बैठा होता हूँ, तो जैसे या फिर गाड़ी में चल रहा हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि यूट्यूब से रियल एस्टेट से रिलेटेड जो जानकारी होता है, या यूट्यूब में जो अवेलेबल होते हैं, वो मैं सुनता हूँ। अच्छा, जानकारी लेते रहो है। अच्छा अ, अभी जो आप कर रहे हैं सेल, अगर कमर्शियल की बात करें तो क्या-क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं कमर्शियल में, अगर आपने कैप्ट अपने आप को रखा है सेल करने के लिए, अगर कोई जानना चाहे? अभी भी सिर्फ से मैं ओमेक्स द्वारका के ये कर रहे हैं। ओमेक्स द्वारका में मैं एज ए यूआई इंफ्रा उनका एक ऑथराइज चैनल पार्टनर है, ठीक है, हमारा कोडिंग है वहाँ पे। तो जो ओमेक्स में द्वारका में है, ओमेक्स एक अच्छा एक टॉप 5 कंपनी में आती है रियल स्टेट में, और एक अच्छा नाम है, लोगों को पता है इसके बारे में। और जो इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, वो भी सब साफ सुथरा रहा है, बिल्कुल कहीं कोई नेगेटिव नहीं रहा जो मैंने अभी तक देखा और सुना। इसलिए मैं ओमेक्स के साथ ही ज़्यादातर मैं इसमें कर रहा हूँ। आप द्वारका के बारे में बता रहे, द्वारका की प्रॉपर्टी का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए या सेल की बात की जाए, या जो क्या प्रॉफिट होगा थोड़ा सा बता सकते हैं हम? द्वारका जी देखो, ऐसा है कि मेरे को तो वैसे कोई खास समझ में नहीं है, लेकिन अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँगा, दिल्ली से भी, तो सबसे ज़्यादा जो रेट अप्रिसिएशन है वो है द्वारका में, जो रेट पड़ा है, और उसे कंपेयर किया जाए तो दिल्ली, द्वारका, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सबसे द्वारका का आज के रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे हाई है इनसे कंपेयर किया जाए तो। लेकिन मेरे को खुद मतलब वैसे मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि वहाँ की रोड सड़क पानी, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। देखो, बिक रहा है, बिकना है, हमें सब जगह के लिए काम करना है। यहाँ के जो क्लाइंट मिलते हैं हम पिच करते हैं। अच्छा, आपने 2 तरह की अपनी लाइफ में चीज़ें बताई हैं। एक आपने कंप्यूटर
कोर्स किया था और फिर आपने कोचिंग शुरू की, पढ़ाना शुरू किया आपने डिस्टेंस लर्निंग से, एडमिशन लेना एंड जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, मतलब अपने इंस्टीट्यूट में डाल सकते हैं, वो आपने किया। उसके बाद आप रियल स्टेट में आए। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा मज़ा आपको काम करने में, क्योंकि 2024 से तो आप हैं ही रियल स्टेट में भी, तो किसमें ज़्यादा मज़ा आया और किसमें आपको लग रहा है कि फ्यूचर मेरा ज़्यादा है? देखो, अगर आज मैं जहाँ पे बैठक के बात कर रहा हूँ वहाँ पे आज की डेट के मैं कर रहा हूँ तो रियल स्टेट में कर रहा हूँ, तो मेरे को फ्यूचर तो रियल स्टेट में ज़्यादा बढ़िया दिखता है। ठीक है। रही बात, मैंने तब भी काम किया एजुकेशन में भी और रियल स्टेट में भी। मैंने एक पॉलिसी पे काम किया, मेहनत, लगन और ईमानदारी। ये मैंने अपने आप को रखा है शुरू से। मेहनत, लगन, पेशेंस है मेरे अंदर हर एक चीज़ के लिए। कि मैं काम करता हूँ तो पेशेंस रखता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आज ना हो तो कल नहीं होगा। ठीक है। हिम्मत नहीं हारता, मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ को उठाएं तो करें, और ईमानदारी के साथ सामने और वाला। आपने जॉब करने का नहीं सोचा? एक समय था आप जब जॉब करके कर रहे थे। नहीं, बीच में जब भी एजुकेशन में आया, सॉरी रियल स्टेट में जब आया अभी, तो थोड़े टाइम पहले, अभी से 6 महीना पहले मैं एक बार ट्राई किया। ये पर्पस से नहीं कि जॉब करने के पर्पस से, बल्कि सीखने के पर्पस से। अच्छा। क्योंकि जो जॉब करके आप सीख सकते हो वो वैसे नहीं सीख सकते, जो मेरे को लगा। तो मैंने एक जगह काम भी किया, हम्म। लेकिन मैं 20-25 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाया, नहीं हो पाया। क्या काम था वहाँ पे? वही जो क्या बोलते हैं, रियल स्टेट में हम्म। आपको मॉर्निंग में टाइम से पहुंचना। ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस लगाना, डेली को कॉल करना, डेली इतने नंबर पे कॉल करना, उसको फॉलो अप देना, अपने टीम लीडर को हर एक 2-3 घंटे पे रिपोर्ट देना, मेल पे और उस पे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को हो नहीं पाया, मतलब वहाँ मैं थोड़ा सा हो गया। सीखा तो, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दे पाया उस हिसाब से। हाँ, मैंने छोड़ दिया फिर, 20-25 दिन काम करके छोड़ दिया हमने। आपने जॉब भी की है, बिजनेस भी किया हो, दोनों में कॉमन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएँ? जैसे कि अपने जॉब को अच्छे से मैनेज करना है तो ये चीज़ होना ज़रूरी है, बिज़नेस को करना है तो ये क्वालिटी। देखो, मैं तो अपने लिए जो मेरा अपना माने, और मैं बाकी लोगों के लिए भी वो ये बोलता हूँ कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, ठीक है, आप काम को अपना समझ के जब कर रहे हैं तो उसको अपना समझ को करो। मैं अगर जॉब की बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जहाँ जहाँ भी जॉब किया, मैंने काम को अपना समझा और उसी से सीख मेरे को मिला। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त में भी थे कि चलो ठीक है जी, लंच टाइम है, लंच टाइम किया, और फिर अगर 15 मिनट का लंच टाइम है, आधा घंटा का लंच टाइम है, या टी ब्रेक हो गया, तो चलो ठीक है यार, कोई पूछने वाला नहीं है तो चलो आधा घंटा बिता ले। वो चीज़ें मेरे में ये नहीं था। मैं अपने आप में 15 मिनट टाइम है, चाय पिया, चाय पी के अपने काम में को सेट किया। लोगों में मैंने देखा है जो अपने सर्कल में और भी कलीग जो काम करते थे, काम को पेंडिंग रखते थे। मेरे को पेंडिंग काम पसंद नहीं था। मेरे को कोई डंडा नहीं था ऊपर से, ये मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, डंडा नहीं था कि नहीं काम कंप्लीट करके जाना है, लेकिन मेरे को लगता था नहीं यार, काम पेंडिंग है तो करके जाओ, भले ही थोड़ा सा लेट भी जाओ तब भी। मतलब ये वो अगर तो कल का काम है और आज आप कर सकते हो तो आप कर ले। मैं करके निपटा के खत्म करना है वो, चाहे जिंदगी पेंडिंग नहीं छोड़ा। हाँ, ये सेम चीज मेरे को अपने बिजनेस में वो काम आया। पेंडिंग नहीं छोड़। पेंडिंग नहीं चाहिए को छोड़ना, और कोई भी काम को एक लगन के साथ, मेहनत, ईमानदारी के साथ करते हैं। बिजनेस जोड़ने के बाद तब टूट जाता है इंसान कई बार अगर सफलता ना मिले तो। हुआ है, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। अब फिर जैसे कैसे पीक पर आए आप? जैसे मैं बताया कि जब मैं स्टार्टिंग में जब जॉब छोड़ करके, हालांकि जॉब मैंने जब रिजाइन दिया था, तो जो मेरे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ये भी बोला था कि तुम छोड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी वो दरवाज़ा खुला है, कभी भी तुम डीसी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब काम की वजह से, काम देखा था उन्होंने मेरा। ठीक है। मैंने बोला सर बिल्कुल, कभी भी ऐसा हुआ, शायद वो नौबत ना आए, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता तो आऊँगा, करूँगा कंटिन्यू। ठीक है। और एक नौबत वैसे भी जब बताया था लास्ट टाइम की, हो रहा था कि नहीं हो पाया है, काम नहीं निकल पा रहा था, तो एक बार मन टूटा था बीच में कि नहीं ये छोड़ो, नहीं हुआ, अपने बस की बात नहीं है सॉरी बिजनेस करना, चलो वापस जॉब की तरफ। क्योंकि वहाँ पे फिक्स चल रहे थे कि इतने तारीख को सैलरी आ जाना तो आ जाना है जी, अब वो बंद है पता।
इसमें कुछ नहीं पता कि 2 रुपये आ रहा है या 2 लाख आ रहा है या कब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आदमी जब फाइनेंशियली जब वो होता है ना, तो आदमी वहाँ पे टूटता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये ये तो था, मेरे को घर से भी सपोर्ट नहीं था। ये घर से कुछ सपोर्ट हुआ कि हाँ, मतलब दोनों पार्टनर की बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड कोई वैसे नॉर्मल फैमिली से थे, तो घर से कुछ चीज़ सपोर्ट जो भी किया आपने से की है। और वो जो मैंने बताया था क्रेडिट कार्ड का, हाँ, क्रेडिट कार्ड वाली जो बात किया कि मैंने स्वीप करके कार्ड किया, बाद में विद पेनल्टी वो सारे कार्ड को जीरो किया, एक्स्ट्रा चार्ज को 2 का चार्ज। ताकि सिविल नो हाँ, वो मैंने माना, बुला बुला के फिर मैंने किया जब पैसे या पैसे आया तो, क्योंकि हमारा ध्येय ही नहीं था कि इसको पैसे को खाना। हमने उस पैसे से एक वो लिया कि चल ठीक है जी, नहीं था पैसा, हमने स्वेप किया और ये सोचे किया कि भाई लगा देते हैं, अगर ना हो गया तो लौटा देंगे, नहीं हुआ तो फिर हाथ जोड़ लेंगे, यही। लेकिन हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, अब देखते हैं उस दिन क्या होता। अब नहीं, रिस्क लेना। हाँ, रिस्क लिए बगैर काम नहीं है। आधी इसको मैंने लाइफ में लिया। आने वाले समय में एजुकेशन, क्योंकि आपने एजुकेशन को कहीं ना कहीं अभी थोड़ा छोड़ दिया है कंपेरेटिवली बिजनेस के पर्पज से। अगर आप रियल स्टेट में ज़्यादा, आपने बताया कि 80% टाइम आप रियल स्टेट में दे रहे हैं, आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि एजुकेशन और ये इस तरह के इंस्टीट्यूट जो हैं वो क्या परमानेंट बंद हो जाएंगे या स्कोप रहेगा अभी भी समय में? नहीं, आने वाले टाइम में बंद कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हो रहा है। और इवन इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूट और एजुकेशन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया तो उसमें ग्रोथ नहीं है, आज भी नहीं है, करने वाले कर रहे हैं। शायद मैं अपने आप को उससे थोड़ा सा अलग वो ये है, इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन सदाबहार रहेगा जी, सदाबहार कभी नहीं ये कम होने वाला। और ये है, कंटिन्यू रहेगा, उसमें है ग्रोथ है एजुकेशन में, ऐसा नहीं। लेकिन मेरे को अपना जो वो लगा कि उसमें अगर इतने टाइम में जो कर पाया वो, मैं मुझे लगता है कम टाइम में मैं रियल एस्टेट में कर देंगे। आपसे लग रहा है आप रियल स्टेट में ग्रो अच्छा कर लाएंगे? उम्मीद है, एक भरोसा है। और अगर नहीं कर पाए तो क्या हम बैक टू पवेलियन आपको देखेंगे? देखो, एजुकेशन एजुकेशन मैंने बंद नहीं किया है, नहीं नहीं, एजुकेशन मेरा जैसे ऑलरेडी 80% मोड पे है। हाँ, हमने आपको, हाँ तो फिर आप शायद वो नौबत ना आए, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो तो तब की तब देखते हैं क्या होता है और कहाँ पे जाते हैं, वो आज कुछ कहना। मुश्किल है। अच्छा, एज अ बिजनेसमैन अगर हम आपसे सलाह मांगे, अगर कोई जो ऐसा छोटा मोटा बिजनेसमैन है जो करना चाह रहा है, मतलब बड़े लेवल की बात नहीं कर रही हम, तो उसको बिजनेस करने से पहले किन चीज़ों का आज के समय में ध्यान रखना चाहिए ताकि वो रिस्क उतना ज़्यादा ना उठा पाए? कि कई बार होता है ना कि बिजनेस लॉस हो गया तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। देखो ये मैं तो अगर जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस या छोटे मोटे वो करने, मैं तो वो चाहूँगी जिस भी फील्ड में अगर आप बिजनेस को स्टार्ट अपने आप को देख रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि आप पहले उसी फील्ड में एज ए नौकरी आप थोड़े टाइम रह करके सीखो। महीना 2 महीना नहीं, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, आप उस चीज में रह करके उस फील्ड में अपने आप को सीखो और अपने आप को बताओ, देखो कि कहाँ पे क्या चीज होता है और क्या कमी है और क्या हम इसमें अच्छा सुधार कर सकते हैं। तब जाकर के कहीं उतरो तो ज्यादा बेहतर है, जो मेरा मानना है। और किन सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज से? देखो, बिजनेस में आने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि आपके बैकअप होना चाहिए बिजनेस में आने के लिए। मेरा बैकअप ये है कि मैंने एजुकेशन को बंद नहीं किया, बल्कि एजुकेशन से अपने आप को ऑटो मोड में करके पैरेलल मोड में करी एक और किया। और वही मेरे लिए एक वो रहा कि मेरे को कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ इसमें कन्वर्ट करने में अपने आप को। ठीक है, क्योंकि मुझे पता और ये भी है कि आज भी मैं, अगर आप साल 1.5 साल हो गया करीब करीब मेरे को इसमें। और अभी भी मैं कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत मैं अभी एजुकेशन से ही पैसा यूटिलाइज करते हैं। एजुकेशन भी आपका चल रहा है साथ में, ये है कि आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो उसको कौन देख रहा है अभी? पीछे स्टाफ है और वाइफ एजुकेशन को वो देख रही है। मैंने और ऊपर से मेरा रहता सपोर्ट रहता है, कहीं कोई फंस जाते मैं उसको फिर वहाँ से निकालता हूँ या फिर बात करते हैं।
अच्छा, आने वाले समय में आपका क्या सपना है? क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं अपने लिए कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं, इसमें ग्रो करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा जब आने वाले टाइम में मैं अपने आप को एक रियल स्टेट में एक अच्छा अच्छे लेवल में मैं देखना चाहता हूँ, और मैंने अपने आप को 2027 दिसंबर 2027 को अपने आप को 1 महीने टाइम दिया है, और होपफुली सब कुछ ठीक रहा तो शायद अच्छा कर पाएँगे, अच्छा कर पाएँगे। तो रियल स्टेट में ही आप अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन एजुकेशन को लेकर के चलेंगे। वो मन नहीं करे, वो कंटिन्यू पहले से लेकर थे वो चला रहा है। ये आपका आने वाले समय में सपना है। तो आप इसमें जाएँगे, क्या कहते हैं आपका ये जो कमर्शियल में नहीं? हाँ, कमर्शियल है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि मेरा झुकाव है कमर्शियल की तरफ। बट अभी जिस जिस तरह के भी क्लाइंट अभी मिल रहे हैं, देख करके आप जिस तरह चेंज के हो क्लाइंट सकते मिल रहे हैं, नहीं, चेंज तो नहीं करूँगा मैं, कमर्शियल मेरा वही रहेगा। बट अभी जिस तरह के भी क्लाइंट अभी मिलते हैं, तो वो मैं टाई अप करके रेज़िडेंशियल को रेज़िडेंशियल, गुड़गाँव, नोएडा, अभी जो भी मिल रहा है, वो अभी कोई भी छोड़ नहीं रहे, कर सभी में रहे अभी। अच्छा, अगर बात परेशानियों की करी, कि परेशानियाँ काम के साथ-साथ आती हैं। रियल एस्टेट में काम आप 1 डेढ़ साल से कर रहे हैं। क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? किस तरह की चीज़ें सामने? एक्चुअली क्या है ना कि हर एक फ़ील्ड में एक कॉम्पिटिशन है मार्केट में, ठीक है? हमें यहाँ पे क्या मिला, एक जो देखने को मिला कि हम एक इसमें नए तरह से एंट्री किए, अपना युवा इंफ्रा के नाम को लेकर के, ठीक है? युवा इंफ्रा जो है वो आपका रियल एस्टेट का नाम है। हाँ, मैंने रियल एस्टेट का युवा इंफ्रा था, और एजुकेशन का चल रहा है युवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से, ठीक है? तो युवा इंफ्रा, जब यहाँ पे हमने डायरेक्ट जब एंटर किए विदाउट किसी के रेफरेंस से, मैं डायरेक्ट जानने के बाद किया वहाँ पे, और कि मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ एज ए चैनल पार्टनर। ठीक है जी, कर सकते हैं। मैंने क्या मिलेगा जी, तो उन्होंने जो परसेंटेज जो मेरे को बताया कि ये शेयर मिलेगा, ये परसेंटेज शेयर होता है, मैंने बोला ठीक है जी। मैं इसलिए नहीं इन्वॉल्वमेंट किया कि पहले हम काम करने में बिलीव करते हैं, पहले ये नहीं देखते कि आप क्या दोगे मेरे को, पहले हम अपना चीज़ें कोशिश करते हैं कि हम करके दिखाएं सामने वाले को। लेकिन तो इससे समय ज़ाया होता है ना? नहीं, क्यों जाया होगा, ये तो हमारा पार्ट हो गया ना कि हमें क्या दे रहे हैं, आप 1 रुपया दे रहे हो, 2 रुपया दे रहे हो, या 4 रुपया दे यार रहे लोग हो। ये देखते हैं ना कि मैं ये करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, या मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं, मेरा मेरा यहाँ पे एक सोच अलग है, ठीक है? कि मैं ये देखता हूँ अपने आप को कि मैं काम करके दिखाऊँगा तो ऑटोमेटिक मेरे काम के अकॉर्डिंग मेरे को सामने वाला वो देगा। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे मार्केट में और भी ऑप्शन है। मेरे को जब यहाँ पे काम करके मैंने 2 टीम लीडर वो जब किए यहाँ पे, जनरेट के हाँ, जनरेट किए, कन्वर्ट हुआ, तब पे मेरे को चैनल पार्टनर जो बड़े लेवल के चैनल पार्टनर हैं, उनसे मेरे को भी ऑफ़र आया कि आपको अगर 2 रुपया मिल रहा है तो मैं 4 देने को, लेकिन आप मेरे कोड में लगाओगे, ठीक है? उनका कंडीशन था कि मेरे कोड में लगाओगे, क्योंकि जैसे-जैसे स्लैब बढ़ता है वैसे-वैसे उनका टारगेट बढ़ता है डिसबर्समेंट का, नंबर ऑफ क्लाइंट का, वैसे-वैसे कुछ स्लैब भी बढ़ता है पे-आउट का। लेकिन मैंने नहीं किया, डबल दे मिल रहा था मेरे को, जो डायरेक्ट मिल रहा था मैंने नहीं किया। वो इसलिए नहीं मैंने रेडी हुआ कि मैंने को युवा इंफ्रा के नाम को प्रमोट करना था। तो मैंने पैसा नहीं देखा वहाँ पे, ठीक है? और मैंने अपने आप को बोला कि कोई बात नहीं, कम मिल रहा है, कम करूँगा, क्योंकि मेरे को इतना वो टेंशन नहीं है कि पैसे ये अभी मेरे को पैरेलल मोड से भी हो रहा है। मेरे को युवा इंफ्रा को नाम आगे करना था, और मैंने वही किया। आज आपने उसको इतने फ्रंट पे आप लेकर के आ गए कि और कंपनियों के साथ खड़ा कर दिया है आपने युवा इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो बड़े प्लेयर हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम से हैं, 10 साल 15 साल से जो टाइम दे रहे हैं, और एक मैं साल डेढ़ साल से अगर कोई इसमें, तो कहीं न कहीं मैंने साथ तो नहीं बोल सकता कि सब उनके लेवल में खड़ा कर लिया अपने आप को, बट कोशिश है। कि उनके पीछे तो लगे हैं। पीछे लगे क्या है, पीछे नहीं लगना है, मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, और कहीं उनसे ज़्यादा भी सोच है, आपका कंपटीशन खुद से है, मैं अपने आप से करता हूँ। दूसरे से नहीं। और चैलेंजेस की बात की जाए तो चैलेंजेस में क्या है आपकी ये जैसे और कंपनी है वो किस तरह के चैलेंजेस खड़ी करती हैं आपके लिए? चैलेंजेस ऐसे है कि अब जैसे मैं अगर डिस्काउंट मेरे को अगर 2 रुपया मिल रहा है, ठीक है?
और मेरे को चैनल पार्टनर से 4 रुपये का ऑफर है, तो ऑटोमेटिक अगर मेरे को एक नया को 2 रुपया मिल रहा है, तो चैनल पार्टनर अगर 4 ऑफर कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं 8 मिल रहा होगा या 5 मिल रहा होगा, उससे 4 से प्लस मिल रहा होगा, तभी वो 4 ऑफर कर रहा है। तो ये मेरे को कंपटीशन अभी मार्केट में देखने को मिला कि जो क्लाइंट को मैं विजिट करवाता हूँ वो पीछे से कहीं ना कहीं कैसे लीक होता है नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन लीक अगर उस क्लाइंट का अगर नंबर लीक हो गया, ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन डाल देते, तो कई बार फ़ोन आता है क्लाइंट को कि सर आप वहाँ कर दो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक आधी क्लाइंट टूटा है अच्छा। कि ठीक है जी, आपको तो अगर वो डिस्काउंट अगर 1 रुपया दे रहे हैं तो मैं तो आपको 3 रुपया दे देंगे डिस्काउंट, जबकि 3 रुपये मेरे को नहीं मिलता, मैं कहाँ से दूंगा। वहाँ पे एक आधी मेरे को छोड़ना पड़ेगा ही दो। तो वो कंपटीशन मार्केट है जो लीक होता है, डेटा लीक होता है। और रिकॉर्ड कैसे हो रहा है आपको नहीं पता चलता? नहीं, ये कई सोर्सेज होते हैं। कई बार क्या होता है कि अब तो धीरे धीरे अब ये पता चल रहा है कि जिस गाड़ी से लेके आते हैं क्लाइंट को, वो गाड़ी नंबर भी रीड कर लेते हैं, जो हैकर होते हैं वो बाहर जो खड़े होते हैं ना, तो वो कि नंबर से निकाल लेते हैं, गाड़ी नंबर से नंबर निकाल लेते हैं, फ़ोन नंबर हो फिर हो, सर आपने विजिट किया था, हाँ जी सर आपने विजिट किया था, तो मैं आपको छूटते ही जो मेरे को जितना मिला उससे ज़्यादा ऑफर उनको कि इतना डिस्काउंट दे देंगे, ये आता है। तो ये चलिए सबसे बड़ी आपके लिए हाँ है, परेशानी परेशानी है। तो वो लोग कैसे दे पाते हैं और आप क्यों नहीं दे पाते? उनका स्लैब बढ़ गया ना। अभी मैं अगर 1.5 साल में अगर मैं ओमेक्स की बात करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, तो मैं 2.5-3 CR के स्लैब में है, वो 50-100 CR के स्लैब में है। ये डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, पुराने क्लाइंट है, रेफरेंसेज है, बड़ा टीम है उनके पास, ठीक है। तो वो टारगेट एक के यहाँ पे ले रखे हैं, तो उनको उसी तरीके से भी कंपनी भी स्लैब देती है, इतना स्लैब पे ये परसेंटेज मिलेगा, इतना स्लैब पे ये परसेंटेज मिलेगा, इतना स्लैब पे ये परसेंटेज मिलेगा। तो वहाँ पे हमारी ये थोड़ा सा चैलेंजेस है, बट कोई नहीं, मेरे को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर रहे हैं और होपफुली बड़ी ज़्यादा लेंगे। ये चैलेंजेस के साथ भी आप कर लें? हाँ, कर लगा। आपकी हिम्मत नहीं टूटती कभी कि जब ऐसा होता है सुनने को मिलता है कि यार मेरी तो क्लाइंट ही छीन लिया, हट गया? नहीं, कई बार होता है, दुख तो होता है कि चलो अगर किसी चैनल पार्टनर के साथ होता तो शायद मैं भी वो ऑफर कर पाता क्लाइंट को, लेकिन फिर वहाँ पे एक बार लगता है कि नहीं ठीक है, उसके साथ जोड़ करके काम कर ले। तो मेरे को अगर 2 रुपया मिल रहा तो मेरे को 4 मिलता, तो मैं 3 तो ऑफर कर ही सकता था। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर वहाँ पे सोचते कि नहीं, 3 के चक्कर में अपना नाम फिर वो हम पीछे कर लेंगे। अपना नाम का मतलब युवा इंफ्रा की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे को युवा इंफ्रा को आगे ले जाना है। तो आपके कांटेक्ट बने हैं इसमें? हाँ, बने हैं, कुछ अच्छे रेफरेंस हैं, मेरे सर्कल भी ये है जो कि एजुकेशंस के जो एग्जिस्टिंग डेटा है, मैं उससे थोड़ा वो कर रहा था अपने फ्रेंड सर्कल में, मैं सबको बोलता हूँ कुछ रेफरेंस में तो आप कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं? खरीदते हैं। तो आप ही रियल एस्टेट का पूरा काम आप खुद ही देखते हैं या उसके लिए भी आपने स्टाफ हायर कर रखा है? नहीं, एक मेरा साथ में मेरे दोस्त ही हैं, पंकज हैं, वो साथ में हैं, ठीक है। बाकी एक मैंने अभी एक स्टाफ पे रखा है, रिस्क एरिया है, एक स्टाफ पर करके कॉली तो आपने पेड रखा है, मतलब पेड़ सैलरी पे इंसेंटिव बेस नहीं है? नहीं, सैलरी प्लस इंसेंटिव है, बट टारगेट है बेस, टारगेट पे है? बट फिक्स सैलरी भी है। हाँ नहीं देखिए, अगर टारगेट चेज नहीं हुआ तो भी तो सैलरी देनी तो देनी पड़ेगी। पड़ेगी, लेकिन अगर टारगेट ज़्यादा अचीव हुआ तो उस पर इंसेंटिव अलग से। अच्छा, तो अभी 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 रखा है आपने? ये मैंने अभी रखा है, करीब 1 महीना हुआ है। तो अभी कुछ आपको फायदा हुआ? नहीं, अभी कोई पाइपलाइन में है कंटिन्यू, बट अभी विजिट एक आधी हुआ है, बट कन्वर्ट नहीं हुआ अभी कोई उससे। अभी मेरे ही बात है, मैं फिर भी एक टारगेट लेके चल रहा है कि 3 महीने का टारगेट मैं लेके चला हूँ, ये 3 महीने तक के अगर एक भी हो जाए तो ठीक है, सैलरी निकल जाता है। कन्वर्ट आप खुद करते हैं या किसी और से कहा? नहीं, हर एक साइट पे कोई ना कोई आरएम होते हैं कंपनी के, ठीक है, तो वो आरएम के हेल्प से वो कन्वर्ट करते हैं। तो वो आपकी मदद करते हैं, आरएम होते हैं वो आपकी मदद करके, उसका आपको फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। आपने खुद नहीं सोचा कि आप आरएम तक पहुंचे? नहीं, आरएम क्योंकि वो अगर वो समझा रहे हैं, अगर आप खुद कन्वर्ट करना सीख जाएं तो शायद आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऐसा है कि अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बट कोशिश सब कर रहे हैं कि जैसे मॉडल समझाना, अब धीरे धीरे मैं भी मॉडल समझाने लगा गया हूँ,
ये देखिए आप पढ़े लिखे हैं, है। आप इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। जो उस लाइन के हैं डेली उनका जो काम है, जो वो जिस तरीके से समझा पाते हैं वो अभी नहीं कर पाता मैं, बट सीख रहा हूँ, कर ले में हो जाएगा। हो जाएगा। हो। आने वाले समय में लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से, लास्टली जाते जाते? नहीं ठीक है, बिजनेस आप पे करें और देखो जी सैलरी में तो एक फिक्स है, सैलरी आप बंधे होते हैं। बिजनेस में क्या है कि आपको कुछ नहीं पता, आप आपका मेहनत लगन और ईमानदारी काम करता है जो मैंने अपने साथ रखा है। और कर सकते हैं, रिस्क लेना चाहिए लाइफ में, मैं तो ये मानना है जी, रिस्क लेना चाहिए। प्रेम जी, आपकी कहानी जानकर हमारे दर्शकों को बहुत खुशी महसूस होगी। वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने उस ज़माने में कंप्यूटर कोर्स करके और झाड़ू पोछा तक किया है। सो आप मतलब आपने बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे भी काम किया है और आज आप दो दो कंपनी रन कर रहे हैं, जहाँ एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ एक रियल स्टेट है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं आपसे अच्छा सीख लेंगे। आपकी कहानी से कहीं आपकी कहानी जो है उनके लिए प्रेरणा बनेगी कि कैसे काम किया जाए। एंड प्रेम जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, सो थैंक यू सो मच।